नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम आज छत्तीसगढ़ की एक बहुत अहम घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। अभी हाल में रानू साहू नाम की एक महिला आईएएस अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बहुत करीबी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है कोयला घोटाला मामले में। इसके पहले भी दो आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये पूरा मामला क्या है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि किसी नमस्कार। परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, ये रानू साहू की जो गिरफ्तारी हुई, बृजमोहन जी, क्या मामला क्या है और ये कोयला घोटाला कब से चल रहा है, जरा इस पर प्रकाश डालें। पिछले 3 सालों से 2018 से माफिया राज, घोटालों का राज, और सिर्फ ये कोयला घोटाला नहीं है, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, जंगल घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर। और कोयला घोटाला तो ऐसा है कि वहां से जब खदानों से कोयला निकलता है तो निकलने के बाद पर टन उन्होंने 25 क्विंटल लेवी के कोयला का, जिसमें रॉयल्टी पड़ती है। कोयले के पिटपास जारी होते हैं, रॉयल्टी के पिटपास जारी होते हैं, तो उनसे 25 रुपए पर टन बिना वसूल किए और ट्रकें या रैक आगे नहीं जा सकती थी। और अगर कोई 25 रुपए पर टन देता नहीं था तो उनकी गाड़ियां रोक दी जाती थी, उनको जब्त कर लिया जाता था, खदानों से कोयला निकासी नहीं होता था। और इस रैकेट को लंबे समय से इसकी शिकायत हो रही थी। और क्योंकि कोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उसमें इनकम टैक्स ने पहले छापे मारे। इनकम टैक्स ने छापे मारने के बाद डायरियां पकड़ी गई, उसमें लेन देन का हिसाब मिला। और उस हिसाब के मिलने के बाद में जब इनकम टैक्स और ईडी ने जांच की तो उसको मालूम पड़ा कि सरकार के उच्च स्तर के लोग, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, और यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए लोग भी उसमें शामिल हैं, और उनकी सह पर ही पूरी ये वसूली हो रही है। और इसमें जो एक माइनिंग सेक्रेटरी बिश्नोई थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री की जो एक डिप्टी कलेक्टर हैं, उनकी सचिव थी सौम्या चौरसिया, उनको डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया, उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके जो किंग पिन थे उनको सबको ईडी ने गिरफ्तार किया। और कलेक्ट्रेट कार्यालय में निकासी होती है कोरबा में, वहां पर भी कलेक्टर कार्यालय में जांच की गई, माइनिंग अधिकारियों से पूछताछ की गई और रुपए से ज्यादा की लेवी वसूली की गई है। और ये लोगों को डराकर धमकाकर वसूली की बृजमोहन जी, गई है। एक बड़ी और बड़ी इसके अहम आधार पर बात अभी रानू है साहू को भी कि बहुत जी सारे जी लोग शामिल। जी, एक बड़ी अहम बात है कि 3 बड़े आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। सौम्या चौरसिया, इसमें संदीप बहुत बिश्नोई सारे और रानू साहू, अधिकारी, और तीनों का संबंध मुख्यमंत्री ऑफिस से, सीएम ऑफिस से है। ये क्या मामला है? सौम्या चौरसिया डिप्टी कलेक्टर हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बिना संरक्षण के ये सब वसूलियां पकड़ी हैं कि ये पैसा कांग्रेस के फंड में जाता था, कांग्रेस के बड़े नेताओं को जाता था। और चुनाव के लिए भी, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, आसाम के चुनाव के लिए, बिहार के चुनाव के लिए, उत्तराखंड के चुनाव के लिए भी पैसे गए हैं। और छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव हुए उसमें भी ये पैसे गए हैं। इस बात को ईडी ने प्रमाणित किया है कि उच्च स्तर के लोग इसमें शामिल थे और उसके आधार पर ये पूरी लेन देन हुआ है। उनके बिना संरक्षण के लेन देन नहीं हो सकता। तो फिर अगर मुख्यमंत्री, सीएम ऑफिस की संलिप्तता के संकेत हैं, तो अभी तक ईडी के हाथ, इनकम टैक्स के हाथ वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, अभी तक मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इसलिए सरकार इस मामले में सोच समझ कर कार्रवाई करेगी। परंतु ऐसी जानकारी मिली है कि जो इनकम टैक्स ने दिल्ली के कोर्ट में, 4000 कोर्ट में जो एक चालान प्रस्तुत किया है, उसमें मुख्यमंत्री जी के बेटे, उनके दामाद, इनका भी सबका नाम है। और बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों का भी नाम है। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, उनका भी नाम उसमें आया। देखिए, राज्य में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, बड़ी सशक्त मजबूत सरकार है, आपके प्रधानमंत्री हैं। तो जब सारे सूत्र उनके हाथों में है, ईडी सरकारी एजेंसी है, इनकम टैक्स सरकारी संस्था है, केंद्रीय संस्था है, तो फिर अभी तक इतनी देर क्यों छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रष्टाचार झेलने के लिए बाधित किया जा रहा है? लगता है कि ईडी ये लगातार ये जांच चल रही है, कंटिन्यू जांच चल रही है, सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में ईडी प्रस्तुत कर रही है। तो और भी आधार, और भी लोग इसमें शामिल हैं।
तो ईडी लगातार जांच कर कर एक दूसरे से पूछताछ कर कर कि इसमें कुल मिलाकर कितने लोग शामिल हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर इसकी ठीक से जांच की जाए तो उन क्षेत्रों के जितने आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, जितने माइनिंग अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के नजदीकी लोग हैं, वो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि ईडी पुख्ता सबूतों के साथ में और वहां तक पहुंचना चाहती है। जी। और अभी कुछ दिनों पहले एक शराब घोटाला भी सामने आया था, जिसके बारे में उदय इंडिया ने बहुत खबर प्रकाशित की थी, उसमें बहुत चर्चा भी हुई है। उसके बारे में भी उसमें भी था कि हर पाउच, हर पेटी पर एक खास कमीशन जाता है जो कि उच्च उच्च नेताओं तक पहुंचता है। उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें शराब के घोटाले में ये तो और बड़ा घोटाला है। 2000 करोड़ रुपए का तो घोटाला ईडी ने प्रूफ किया है, परंतु मुझे लगता है जी। अगर इसकी से जांच हो तो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला होगा। शराब की दुकानें क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार स्वयं चलाती है और उसके कारण आधी शराब सरकारी खजाने में जिसका पैसा जाता है वो बिकती थी और आधी शराब ऐसी बिकती थी जिसका सरकारी खजाने में पैसा नहीं जाता था। ये पहली ऐसी सरकार होगी कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पैसा इकट्ठा करना और उसमें होलोग्राम नकली लगाना, पैकिंग नकली होना, शराब की दुकानों से अगर 2 पेटी सरकारी बिक रही है तो 2 पेटी जो है वो निजी बिक रही है। साथ में उसमें 2 वहां पर जो पैसे इकट्ठे करने की भी 2 पेटियां होती थी, एक वैध शराब की बिक्री की, एक अवैध शराब की बिक्री की। और क्योंकि शराब सरकार के नियंत्रण में ही पूरी शराब बिक्री है और इसलिए सरकार के संरक्षण में और पूरा ये शराब का घोटाला किया गया है और सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में खाली शराब नहीं है, अगर रेत की जांच होगी, अगर डीएमएफ की जांच होगी, अगर धान की जांच होगी, धान के घोटाले के बारे में कि प्रधानमंत्री जी ने गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना काल के लिए हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज भेजा, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसको बांटने की बजाय उसको खा गए। उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। अगर सभी घोटालों की जांच होगी तो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला यहाँ पर सामने आएगा। और ये शराब घोटाला जी। एक बहुत बड़ा घोटाला है और जिसमें अवैध शराब खाली दुकानों से, सरकारी दुकानों से बिकना, ये तो इससे बड़ा प्रमाण कोई दूसरा नहीं हो सकता कि सरकारी दुकानों से सरकार के संरक्षण में और ऊपर से फिर प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से दुकानों को चलाना और अवैध शराब का बिकवाना, अवैध शराब का बनवाना, अवैध होलोग्राम लगाना, ये सब चीजें तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रद्रोह जैसी बात है कि सरकारी खजाने में नुकसान पहुंचाकर आप अपना जेब रिजवान भर जी, रहे हैं। जी, आपके आरोप बहुत गंभीर हैं। आपने कहा कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ। इसके अलावा आप हम देखते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में अंतर्विरोध ही बहुत सारे हैं। टीएस सिंहदेव को भी हाल में डिप्टी सीएम बनाना पड़ा, केंद्रीय नेता आके डेरा डालते हैं। तो एक तो सरकार अंतर्विरोधों में घिरी हुई है, वहां पे विद्रोह की स्थिति है, उस पर से घोटालों में भी घिरी हुई है। लेकिन फिर भी आप मतलब राज्य भाजपा जो है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो सरकार के खिलाफ कुछ ठोस नहीं कर पा रही है या आपकी विफलता नहीं है एज मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे? ठोस हम लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर, यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। 18 लाख लोगों के सर से छत छीन ली गई। केंद्र से मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर भेजे। राज्य सरकार को 7,000 करोड़ रुपए देना था, परंतु उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिया। जब हमने पता किया तो मालूम पड़ा क्योंकि ये पैसा सीधा हितग्राहियों के खाते में जाता है, तो इनको भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत 72 लाख लोगों के घर में नल लगना है, परंतु पूरे प्रदेश में 30वें नंबर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के घरों में नल नहीं लग रही है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, टेंडर में भ्रष्टाचार, ये सब हो रहा है। और ये सरकार तो अंतर्विरोधों से घिरी हुई है, परंतु इनका बहुमत इतना अंतर्विरोध होने के कारण जैसे टीएस सिंहदेव है, अब वो दम नहीं दिखा पा रहे हैं। एक आदिवासी अध्यक्ष को हटा दिया गया, मोहन मरकाम को, दीपक बैच को अध्यक्ष बना दिया गया। एक आदिवासी मंत्री हैं टेकाम जी, उनको हटा दिया गया। तो ये कांग्रेस की सरकार अंतर्विरोधों से घिरी हुई सरकार है और इस सरकार को तो 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो, ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही है, ईडी जब्ती कर रही है, ईडी छापे मार रही है, पैसे जब्त कर रही है और उसके बाद भी भूपेश बघेल जी सीना तान कर खड़े हुए हैं और सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का उनको वरदस्त मिला हुआ है। जी। जी,
संग्राम के नारों की आवाज स्टूडियो तक पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन जो है वो, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि अब लगता है द एंड की ओर बढ़ रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें कि अगले सीएम के तौर पे हम आपको देखते हैं क्या? क्या हम लोग इस वक्त छत्तीसगढ़ के अगले सीएम से बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं ले सकता, मेरे बारे में निर्णय पार्टी करेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। मैं तो लगभग पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, 7 बार मुझे विधायक बनवाया है। पार्टी ने मुझे 4 बार मध्य प्रदेश में भी 1 बार मंत्री बनाया, 3 बार छत्तीसगढ़ में भी मंत्री बनाया है। और मैं ये मानता हूँ पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी के साथ में निभाएंगे और आने वाले 2023 नवंबर के चुनाव में छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। जी, बहुत खूब। तो हम इसी सकारात्मक संदेश के साथ ये डिस्कशन खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उदय इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।